नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सीजी एसआई भर्ती 2023 जो कि आज पेपर हुआ है आपका, ठीक ना। उसमें गणित के 10 प्रश्न पूछे गए थे। उन सारे 10 प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम उत्तर देखेंगे, ठीक ना। आपको सभी में हल भी मैं बताऊंगा। इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है आज और कितना प्रश्न आपका गलत हुआ है। साथ में यदि आप आगामी कोई भी छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कैसे प्रश्न व्यापम के द्वारा या छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के द्वारा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। इससे आपको पैटर्न का भी अंदाजा लग जाएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न यहाँ क्या था, ठीक ना। गणित के 10 प्रश्न थे। इसमें आपका है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक। यहाँ पूछा गया है कुल कितनी दूरी तय किया है। चाल दूरी समय का प्रश्न है, ठीक ना। इसमें बोला गया है 5 घंटा 15 मिनट गति करता है, उसमें से आधा गति जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आधा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। अब यहाँ आप ध्यान से समझिए, यहाँ एग्जैक्ट उत्तर नहीं आएगा, फिर भी अपने को पता चल जाएगा क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, ठीक। मतलब हल करने का तरीका समझिए। 378 किलोमीटर दिया है, 270 किलोमीटर, 1028 व 189 किलोमीटर, ठीक। तो आपका आंसर जो है दूर दूर है, तो यहाँ हम आधा हल करके भी आंसर ला सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हम 5 घंटा दूरी तय करना है, ठीक ना। 5 घंटा में आधा दूरी को मतलब 2 घंटा 30 मिनट का 2 घंटा 30 मिनट का दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करना है और 2 घंटा 30 मिनट का दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, ठीक ना। मतलब आधा आधा दूरी तय करना है 5 घंटा में, ठीक ना। तो 2.5 घंटा 60 किलोमीटर 1 घंटा में दूरी तय कर रहा है। कितना? 60 किलोमीटर 1 घंटा में कर रहा है, तो 2.5 घंटा में कितना किया जाएगा? 60 दूना 120 हुआ था 150 किलोमीटर, क्योंकि आधे घंटे में 30 किलोमीटर किया जाएगा और 2 घंटा में 120 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय किया जाएगा? 150 किलोमीटर। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 2.5 घंटे में कितने दूरी तय किया जाएगा? तो 2 घंटे में 45 दूना 90 किलोमीटर और फिर 90 किलोमीटर और 30 मिनट के लिए क्या करेंगे? तो 45 का आधा करना पड़ेगा। 45 का आधा 22.5 होगा, तो 90 और 22.5 कितना हो जाएगा आपका? 112.5 किलोमीटर लगभग, ठीक ना। कितना आ जाएगा? हाँ, सॉरी, 90 22, 90 20 110, 112 किलोमीटर। हाँ, 112 किलोमीटर लगभग, ठीक ना। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जो है 2.5 घंटे में कितनी दूरी लगभग तय किया जाएगा? 112.5 किलोमीटर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास निकल कर आएगा 262.5 किलोमीटर। सॉरी, ये डबल लिखा गया, ठीक ना। 262.5 किलोमीटर, मतलब 262 के आसपास आपका आंसर आएगा, जो कि एक ही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में 270 किलोमीटर। बाकी ऊपर में 300 से ऊपर दिया हुआ है, इतना हाई फाई तो जाएगा नहीं, 262 के आसपास आएगा तो। और 189 भी ज़्यादा पीछे हो जाएगा और 1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। यदि आप इस लॉजिक का उपयोग करके क्वेश्चन को हल करते हो तो आपका जो है समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। एकदम कम समय में आप आसानी से 50 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप आंसर को ले लाओगे, ठीक, इस प्रकार से। तो चलिए, आशा करते ये आपका जो है इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। अगला प्रश्न भी लॉजिकल हम समझते हैं। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। अब बोला गया साधारण ब्याज, जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है। साधारण ब्याज में तो आपको कोई सोचना ही नहीं है, आसानी से तुरंत आप आंसर दे दोगे। कैसे दोगे इसको ध्यान से समझिए। 25% प्रति वर्ष की दर से आपका ब्याज है। 25% 1 साल का ब्याज है और कोई भी अमाउंट होता कितना है? 100%। अधिकतम कोई भी अमाउंट कितना होता है? 100%, ठीक ना। तो 25% 1 साल का ब्याज है, तो 100% कितने साल में हो जाएगा? यदि 25 को 4 से गुणा कर देंगे तो 100% हो जाएगा, ठीक ना। मतलब 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 100%, मतलब 1 गुना। 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 गुना हो जाएगा, क्योंकि 25 चक्को 100 होता है। 25% 1 साल का ब्याज है, तो 4 साल में 100% ब्याज हो जाएगा, मतलब 4 साल में जो है 1 गुना ब्याज बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से आपका कितना ब्याज बोला है? 3 गुना हो जाएगा, ठीक ना। 3 गुना हो जाएगा, किसका 3 गुना हो जाएगा? आपका मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। जब 1 से 2 होने में 3 साल लग रहा है, ठीक ना, तो 1 से 4 होने में कितने साल लगेगा? 4 तिया 12 साल, कितना लगेगा? 12 साल, मतलब 12 वर्ष में वो जो है 3 गुना बढ़ जाएगा ब्याज। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आप? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? क्या 12 वर्ष हो जाएगा? 12 वर्ष नहीं होगा। यहाँ ध्यान से समझिए, क्या बोला गया है कि 1 से अपने को करना है 3। 1 से 2 होने में कितना जा रहा है आपका? 4 वर्ष, और 2 से 3 होने में कितना जा रहा है? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष 4 वर्ष बोले तो 8 वर्ष, मतलब 8 वर्ष में जो है ये ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाएगा, ठीक ना।
1 से 3 कितने वर्ष में हो जाएगा? 8 वर्ष में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। 25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुना हो जाएगा 8 वर्ष में, क्योंकि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, ठीक ना, और 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा एक का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ बोला गया है ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है, ठीक, और व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक जो है 6,000 रुपये प्रति माह बचाते हैं तो एक की मासिक आय क्या है? अब आय का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो कितना है? इनकम का रेशियो 4:3 है, और व्यय मतलब व्यय का रेशियो कितना दिया हुआ है आपका? 3:2। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1, सभी में -1 है। तो सिंपल से निकाल सकते हैं कि 1 का वैल्यू क्या है? एक का वैल्यू आपका 6,000 दिया हुआ है, एक का मान 6,000 है। पूछा है एक की मासिक आय क्या है, तो एक की आय क्या है? 4 है। एक का वैल्यू 6,000, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 गुणा 4 हो जाएगा। 6 गुणा 4 करने पर आपका 24,000 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 24,000, ठीक ना। तो आसानी से इसमें आप बिना लॉजिक लगाए इसको हल कर सकते हैं, 24,000, ठीक, 6 छको 24,000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल जाते हुए 15 मिनट में कितनी दूरी या किलोमीटर में तय किया जाएगा, ठीक ना, नाव द्वारा। क्या बोला है? धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल कहने का मतलब है आपका ठीक ना, कि जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में नाव चल रहा है, ठीक ना, तो कितनी दूरी तय करेगा। तो इसके लिए हम धारा की दिशा में नाव की गति को पहले निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? नाव की गति कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसी दिशा में धारा भी बह रहा है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 और 5 को जोड़ देंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 20 किलोमीटर 1 घंटे में आपका जो है धारा के अनुकूल जो है अपने को नाव की गति पता चल गई, ठीक ना, कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो 15 मिनट मतलब क्या होता है? 15 मिनट मतलब 15/60 यदि हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 1/4 घंटा होता है। कितना होता है? 1/4 घंटा, क्योंकि 20 किलोमीटर 1 घंटा में तय किया जा रहा है, तो 15 मिनट में पूछ रहा है, मतलब 1/4 घंटे में पूछ रहा है कि कितना दूरी तय करेगा। तो इसको 4 से भाग दे देंगे। जैसे ही 4 से भाग दे देंगे अपने पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ जाएगा। क्या होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये पेपर में नहीं पता है किसका है, ठीक ना, ये मेरे पास पीडीएफ के रूप में आया हुआ था, तो मैं उसको आपको सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ, ठीक। ये मत सोचिएगा कि इसमें सॉल्यूशन किया हुआ है, मेरे द्वारा नहीं किया हुआ है सॉल्यूशन, मेरे को खुद नहीं पता है किसका है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। 3 की पावर 25, 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा? इसके लिए क्या करेंगे? जब भी इस प्रकार से घात में दिया जाता है तो क्या करते हैं, इन सभी में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लिया, मतलब जो सभी में है उसको कॉमन ले लिया जाता है। तो 3 की घात 25 जो है, 3 की घात 25 सबसे छोटा घात है इसमें, तो 3 की घात 25 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? 3 की घात 25 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। उसके बाद 3 की घात 26 है तो 1 3 यहाँ बच जाएगा। फिर उसके बाद 3 की घात 27 है तो 3 की घात 2 बच जाएगा, और 3 की घात 28 है तो 3 की घात 3 बच जाएगा। इस प्रकार से बच जाएंगे। अब इन सभी को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 की घात 2 मतलब 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 की घात 3 मतलब 3 तिहाई 9 27 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 27 और 9 आपका जो है 36 हो जाएगा। 36 3 39। तो यहाँ हो जाएगा आपका 27 9 36 3 39 और 1 40। यहाँ 40 आ रहा है, मतलब क्या है? 40 से मतलब किससे विभाजित हो जाएगा? चलिए यहाँ डाउट है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। इसका आंसर तो शायद 30 मैं देखा था, लेकिन शायद गलत लग रहा है क्वेश्चन मेरे को। इसका आंसर जो है गलत टाइप से लग रहा है, या फिर 16 होगा आंसर, या इसका आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर इसका आप चूज किए हुए हो, ठीक ना। बाकी मैं इसको राइट आंसर आपका देखकर मतलब बनाकर बता दूंगा। आगे इसमें बात करते हैं। वो प्रश्न ही मेरे को देखिए गलत लग रहा है, ठीक ना। अब बाकी आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, ठीक। यदि उसने इसे 6% रुपये 6 पर बेचा, रुपये 6 अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदा था, ठीक ना, मतलब वह व्यक्ति जो है उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो ध्यान से देखिए, 15% पहले लाभ हो रहा है, और इसमें 6 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। क्या इससे 6 रुपये ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, तो 18% का लाभ हो जा रहा है। कितने का हो जा रहा है? 18% का। तो कितने की वृद्धि हो रही है? लाभ में वृद्धि हो रही है +3 की, ठीक।
अब 3 की वृद्धि हो रही है 6% में, कितने परसेंट में, 6% में आपका जो है 3 की वृद्धि हो रही है, नहीं सॉरी, 3% में 6 की वृद्धि हो रही है, 3% में आपका 6 की वृद्धि हो रही है, ठीक ना। 3% में 6 की वृद्धि हो रही है तो 1% में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2 रुपए की। और कोई भी चीज़ का क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, ठीक ना। कोई भी चीज़ 100% होता है तो 1% बराबर 2 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 2 हो जाएगा, और 100 गुणा 2 करेंगे तो 200 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 3% का वैल्यू 6, तो 1% का वैल्यू 2, तो 100% का वैल्यू 200। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, ठीक ना। तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए कि चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। इस प्रकार क्वेश्चन एक फेमस क्वेश्चन है, सही मायने में बताऊँ तो। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, ध्यान से समझिए। 20% की वृद्धि, 20% को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें, भिन्न में, तो क्या हो जाता है, 1/5 हो जाता है। मतलब यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का जो है रेशियो क्या हो जाएगा। यदि क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक ना। 5 में 1 की वृद्धि हो गई है तो 5 से 6 हो गया है। अब इसको समझिए, 5 से 6 हो गया है तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो मूल्य कितना बढ़ा है, 6। 5 से 1 में वृद्धि हुई है, 5 में 1 की वृद्धि हुई है, 6 हो गया है। तो कितने प्रतिशत कमी करने के लिए अपने को नीचे में 6 रखना पड़ेगा, मतलब 1/6 करना पड़ेगा, गुणा 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100, ठीक ना। तो कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, वृद्धि कितने का हुआ है, 20%। वृद्धि यदि पूछता तो कैसे करते, 1/5 गुणा 100, क्या करते, वृद्धि के लिए 1/5 गुणा 100 करते। तो जस्ट उसका उल्टा, इसमें 5 को नीचे लिखे, इसमें 6 को नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ अपने को कमी करना है। तो कितना हो जाएगा, 1/6 गुणा 100 यदि हम करें तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% आपका निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, 2/3, 3/5, 7/9 और 11/13 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक। तो यहाँ ध्यान से समझिए, इन तीनों में तो छोटा आपको ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, इनमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सभी में अंतर 2-2 का है। ध्यान से समझिए, 3/5 में अंतर कितने का है, 2 का है। 7/9 में अंतर कितने का है, 2 का है। 11/13 में अंतर कितने का है, 2 का है। तो जब अंतर समान होता है तो क्या होता है, जब अंतर सभी का समान होता है तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही भिन्न सबसे बड़ा भिन्न होता है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा नंबर 11/13 है, ठीक ना। एक मिनट। इसमें सबसे ओ, हाँ, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 11/13 है। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न पूछता तो 11/13 होता है इन तीनों में, लेकिन पूछा गया है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। तो सबसे छोटा भिन्न इन तीनों में जो है 3/5 होगा। अब इसको ध्यान से समझिए, इन तीनों में सबसे छोटा भिन्न अपने पास निकल कर आ गया है 3/5। अब हम 3/5 व 2/5 में चेक करेंगे कि कौन सा छोटा है, सॉरी 2/3 में, ठीक ना। 2/3 इन दोनों में चेक करने की जरूरत है, छोटा कौन है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, इसका मतलब होता है यदि 5 को 3 से भाग दें तो 0.6 आएगा, और 2/3 को भाग दें तो 0.66 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ छोटा कौन है, 0.6 छोटा है, मतलब 3/5 छोटा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3/5 जो है सबसे छोटा है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, अब इसके लिए आपको सूत्र आना चाहिए, समकोण त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके जो है भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, मतलब भुजा A1/A2 का स्क्वायर होता है, ठीक ना, स्क्वायर होता है। तो यहाँ अपने को A1/A2 का मान दे दिया गया है, मतलब इसके क्षेत्रफल का मान 4/9, ठीक ना। और A1 रेशियो/A2 रेशियो, तो A1/A2 मतलब A1/A2 का मान क्या हो जाएगा, A1:A2। यहाँ इन दोनों का स्क्वायर का वर्गमूल निकाल देंगे, 2/3 हो जाएगा, ठीक ना। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब 2:3 इसका जो है रेशियो निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 2:3, 2:3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है शायद, हाँ ये लास्ट प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं।
ये खतरनाक प्रश्न, जो बंदा नहीं जानता होगा ना, व्हाट इज द वैल्यू, इसका वैल्यू मतलब इसका मान पूछा है, ठीक ना। इसमें जिसका दिमाग नहीं लगा होगा, तो देखिए इसमें कैसे होगा। इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्या करना था, ये भी सेम वैल्यू है, ध्यान से देखिए, तो ये तीनों जो है सेम सेम मान है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, इसमें दशमलव के बाद एक दशमलव ज्यादा दे दिया गया है, इसमें भी एक दशमलव ज्यादा, इसमें भी एक जैसे इसमें दशमलव के बाद एक है, इसमें जीरो एक है, इसमें दो दो अंक है दशमलव के बाद, इसमें तीन अंक है, इसमें तीन अंक है, इसमें चार अंक है। तो इसमें क्या करना है अपने को, नीचे में यदि हम 100 का गुणा कर दें, क्या कर दें नीचे वाले में, मतलब इसमें जो है यदि हम 100 का गुणा कर देते हैं, तो ए मान अपने को निकल कर आ जाएगा आराम से, ठीक ना। ए मान निकल कर आ जाएगा, और नीचे यदि हम 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी अपने को 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 100 का गुणा करने के बाद ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, क्या अपने पास यहाँ अंडर रूट 100, मतलब वर्गमूल 100 यहाँ अपने को बचेगा। और वर्गमूल 100 का जब मान निकालेंगे तो 10 निकल कर आ जाएगा अपना, क्या होगा, 10 मान निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, बस इतने करना है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं, नीचे में आपको 100 का यदि हम आप गुणा कर दें नीचे में 100 का, तो ऊपर वाला मान आपका आ जाएगा, और फिर वो दोनों कट जाएगा। फिर ऊपर में 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो अपने पास 10 निकल कर आ जाएगा, जिससे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यही थे सारे प्रश्नों के उत्तर। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी एक प्रश्न का जो वहाँ डाउट था, ठीक ना, उसको यदि आप बनाए होंगे या फिर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वरना मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपका मन करे तो। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।